अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर से खुश आमदीद। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों में एक इवेंट हो रहा था कतर के दारुल हुकूमत दोहा में, और इस इवेंट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जितने प्लेयर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, और इसी इवेंट ने पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ा दी। हुआ कुछ यूँ कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान पीस प्रोसेस का एक दौर चल रहा था, और इस पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा था पाकिस्तान। जब कभी भी इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात की बात हुई है या पीस प्रोसेस का आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान ने हमेशा इस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भाई पाकिस्तान की आखिरकार क्या अहमियत है? अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की बात क्यों सुनते हैं जब वो अमेरिका की नहीं सुनते, जब वो चाइना की नहीं उस तरह से नहीं सुनते, रशिया यहाँ से पिट के गया उसकी उस तरह से बात नहीं मानी जाती है, इसी तरह से सऊदी अरब, टर्की, ये तमाम बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा खास क्या है कि पाकिस्तान की बात सुनी जाती है और अफगान तालिबान किसी हद तक पाकिस्तान की बात मानते भी हैं? तो आखिरकार अफगान तालिबान का रिश्ता क्या है पाकिस्तान के साथ, और इस प्रोसेस में पाकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है, और तारीखी तौर पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुक़ रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यार इसे तो हटाओ, इसका रुख भी मेरी तरफ है यार। खैर, तो आगाज़ करते हैं जनाब इस तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए। सबसे पहले हमें अफ़गानिस्तान को समझना बड़ा ज़रूरी है, इसकी तारीख़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो बात यह है कि पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान में ये तमाम प्लेयर्स इतनी दिलचस्पी लेते क्यों हैं? यानी कि रशिया यहाँ पे था, अमेरिका यहाँ पे रहा, और अब वो जाने की बात कर रहा है, इसी तरह से बरतानिया ने यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो आखिरकार ऐसा है क्या? चूँकि सिर्फ 12% यहाँ पे ऐसी ज़मीन है जिस पे काश्त हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ अफ्यून का। हाँ, ये है कि अफ्यून का बहुत बड़ा जो है वो ज़ख़ीरा यहाँ पे होता है, चूँकि काश्त सबसे ज़्यादा जो है वो अफ़ीम यहीं पे होती है, और दुनिया की जितनी कोकीन है 90% कोकीन इसी अफ़ीम से बनाई जाती है। तो या तो फिर पूरी दुनिया चरसियों की तरह या नशेइयों की तरह होने इस अफ़ीम की ज़रूरत है, या फिर यहाँ पे कोई और ख़जाना है, क्योंकि समंदर यहाँ पे है नहीं है, तिजारत यहाँ से आप कर नहीं सकते हैं। तो बात क्या है? बात जनाबे वाला है, और वो ये है कि इसकी जो जियोग्राफी है, इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आप यूरोप से आ रहे हैं, आपको वस्ती एशिया जाना है, दरमियान में अफ़गानिस्तान है। अगर आप जनूबी एशियाई ममालिक में हैं और आपने वस्ती एशिया से तिजारत करनी है, दरमियान में अफ़गानिस्तान है। यानी कि अफ़गानिस्तान जो है इसका बड़ा अहम किरदार है, और इसी वजह से तमाम ममालिक यहाँ पे अपनी साख भी, या आप कहते हैं कि धाक बिठाना चाहते हैं, अपनी जो है वो पोजीशन बड़ी मजबूत करना चाहते हैं। अब होता क्या है, शुरू करते हैं हम ग्रेट गेम से 1900 से। हुआ ये कि जनाब रशिया और जो ब्रिटिश लोग हैं इनके दरमियान एक चपकलिश चल रही थी कि कौन अफ़गानिस्तान पे हुक्मरानी करेगा, चूँकि रशिया को गर्म पानी का समंदर चाहिए था और बरतानिया चूँकि पहले ही इंडिया में बैठा हुआ था। अब ये दोनों अफ़गानिस्तान पे अपनी बर्तरी के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिल रही थी। तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसको एक बफर जोन बना देते हैं, ना आप यहाँ पे आइए ना हम यहाँ पे आते हैं। तो 1919 में हुआ ये कि जो किंग थे अफ़गानिस्तान के, उसके ताल्लुकात बेहतर हुए और एक मुआहिदा हो गया बरतानिया के साथ, और एक ड्यूरेंट लाइन खींच दी गई, बॉर्डर बना दिया गया, जो कि आज के सूबाए खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। ये बॉर्डर यहाँ पे बना दिया गया और अफ़गानिस्तान हो गया आज़ाद। अब अफ़गानिस्तान आज़ाद तो हो गया, लेकिन आधे पश्तून उधर रह गए, आधे पश्तून इधर रह गए, जिन्होंने आके इस बड़ा किरदार अदा किया। बहरहाल जनाब आगे चलते हैं। 1973 में किंग ज़हीर का तख्ता पलट दिया जाता है उनके अपने कज़न दाऊद खान की जानिब से, और वो ख़ुद को जनाब PM और सदर दोनों बना लेते हैं। अब इनके भी 5 साल गुजरते हैं, 1978 आ जाता है। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, असल मामला शुरू होता है, इंस्टेबिलिटी का आगाज़ होता है।
क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये पार्टी जो दाऊद खान, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कह रहे थे, इनका तख्ता उलट देती है और खुद बरसरे इक़्तिदार आ जाती है। अब यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि जो कम्युनिज्म है वो ये बात करता है, या जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो ये बात करती हैं कि जनाब ज़मीन किसी के नहीं है, अमीरों से ज़मीन लेंगे, गरीबों को देंगे, इक्वालिटी होगी, इक्वल लेवल पे बात होगी। इन्होंने जब ये रिफॉर्म्स लाना शुरू की, अब यहाँ पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे अफगानिस्तान में, कबाइल थे, जब उनसे ज़मीनें छीनी गई तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ तारीखी तौर पे तो ऐसा हुआ ही नहीं है। अब एहतजाज शुरू हुआ, फिर जो है वो ये एहतजाज बढ़ता गया, हुकूमत ने दबाने की कोशिश की, मामलात ख़राब होते गए। अब जो सोवियत यूनियन था उससे ये पड़ गई कि भाई यहाँ पे कम्युनिज्म आ रहा है, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसको मजबूत करना है। पहले उन्होंने इमदाद फराहम की, लेकिन जब कुछ नहीं बना तो 1979 को अफगानिस्तान अपने तमाम ट्रूप्स के साथ इस जंग में कूद गया और फिर यहाँ से जलीलो खार होकर निकला। 10 साल ये जंग जारी रही। चुके हुआ क्या, जब 79 में रशिया यहाँ पे आता है तो अब रशिया को अफगानिस्तान से क्या मिलना है, जो कि उसके पास तो समंदर नहीं, रशिया को चाहिए गर्म पानी का समंदर। तो उसकी नज़र पाकिस्तान पर थी कि किसी तरीके से रास्ता मिल जाए और वो गर्म पानी तक रसाई हासिल कर लिया। पाकिस्तान को ये नज़र आ रहा था, तो पाकिस्तान ने उसे ब्लॉक करना था। रशिया के मुखालिफ सबसे बड़ा उस वक्त था अमेरिका, तो वो भी उसे कंटेन करना चाहता था, वो भी उसे रोकना चाहता था, वो भी ये चाहता था कि रशिया आगे ना बढ़े। तो अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने चाही मदद पाकिस्तान से कि आप जो है वो हमारी मदद करें ताकि दोनों मिलके इसको रोक लेते हैं। तो अब जब ये कम्युनिस्ट पार्टी जब ख़त्म हो रही थी, चूँकि फिर इसके अंदर भी अपने कू होना शुरू हो गई, ये एक लंबी कहानी है। और फिर बाज़ाब्ता तौर पे जब सोवियत यूनियन की जो आर्मी है, तब वो सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो सोवियत यूनियन की जो आर्मी है जब वो वहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले तो अफ़गानिस्तान में ही मुजाहरे शुरू हो गए, एक जो है वो रिबेलियन किस्म की मूवमेंट बन गई, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये तो लादीन है, अब ये हम पे मुसल्लत हो गए हैं। तो इस पूरी जंग को नाम दिया गया जिहाद का और इनसे लड़ने वाले मुजाहिदीन कहलाए। अब होता ये है, जो बड़ी बात यहाँ से पाकिस्तान की असल जो है ना वो पूरी की पूरी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से बात और कहानी होती है शुरू। होता ये है, पूरी मुस्लिम उम्मा से, पूरे मुसलमान जितने ममालिक हैं 34 ममालिक, उनसे लोग आते हैं यहाँ पे लड़ने के लिए। किन के खिलाफ? रशियंस के खिलाफ। उन्हें सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका। उन्हें ट्रेन कौन करता है? यहाँ पाकिस्तान में ISI की जानिब से उन्हें मदद दी जाती है, उन्हें पैसे देता है सऊदी अरेबिया कि भाई आप जाइए, आप लड़िए और यहाँ से रशिया को मार भगाइए। तो यहाँ पे जो मुजाहिदीन थे उनका पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को अब ज़ाहिर सी बात है अपने मफादात थे, और फिर वो एक इसे जो है वो होली वॉर भी समझ रहा था कि इनके ख़िलाफ़ लड़ना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ से मुजाहिदीन के साथ पाकिस्तान का एक ताल्लुक़ होता है गहरा। बहरहाल जनाब 1989 में 1989 में बिल आखिर लोहे के चने चबा के और 100 प्याज और 100 जूते खा के यहाँ से जब रशिया जाता है अफ़गानिस्तान से, तो पीछे एक बड़ी अजीब सी जंग जो है वो और छिड़ जाती है, जो कि ये आदत रही है अफ़गानियों की। जब बाहर जो कोई आता है तो इकट्ठे होकर उसके खिलाफ लड़ते हैं, जब वो जाता है तो फिर आपस में लड़ते हैं कि अब इक़्तिदार पे कौन बैठेगा। तो कहानी आगे अब बड़ी दिलचस्प हो जाती है। अब बात ये होती है कि भाई रशिया तो चला गया, अब यहाँ पे पावर किसके पास? असलहा बहुत था, ट्रेनिंग पहले से हो चुकी थी, ग्रुप के लीडर्स पहले से स्ट्रांग थे। अब जो एक तख्त की जंग है वो शुरू हो जाती है। बहरहाल रशिया जाते जाते एक कमज़ोर सी हुकूमत जो है वो बना जाता है। वो हुकूमत ज़्यादा देर चलती कोई नहीं है। अहमद शाह मसूद जो है वो सेंटर में आ जाते हैं, गुलबदीन हिकमत यार और ये अब्दुल-रशीद दोस्तम, ये वो सारे करैक्टर्स थे जो कि उस वक्त उस एक पूरी गेम में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे थे। अब ये तो एक तख्त के लिए जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ 1990 में एक मूवमेंट चलती है, वो चलती है जनाबे वाला पाकिस्तान से। फिर एक गहरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से यहाँ पे, क्योंकि कंधार में
होता ये है कि खबर फैलती है कि कमांडर ने वहाँ पे एक जो है वो बच्चे से ज़्यादती की और उसके बाद उसे मार दिया। इसी तरह के वाक़यात कुछ और भी हो रहे थे। इस वजह से एक मूवमेंट बनती है और जो मदरसास में यहाँ पे जो मदरसों में पढ़ रहे थे तालिब इल्म जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे और पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ रहे थे, तालिब इल्म तालिबान ख़ुद को कहते थे, उन्होंने इस मूवमेंट के ख़िलाफ़ उठने का फ़ैसला किया। मुल्ला उमर जो कि उनके उस्ताद थे, उन्हें बनाया अपना लीडर और वो ये चाह रहे थे कि यार इस गंद का सफाया किया जाए। अब वो अफ़गानिस्तान में दाखिल होते हैं, लोगों की सपोर्ट उन्हें मिलती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये भी पूरी एक लंबी कहानी है, इसके ऊपर भी एक पूरा जो है वो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वीडियो इसके ऊपर भी पूरी बनाई जा सकती है। बहरहाल जनाब, आहिस्ता 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 ये होता है कि ये अफ़गान तालिबान बिलाखिर उसको मामलात को निपटाते गवर्नमेंट तक पहुंच जाते हैं 1996 में। यानी कि अब यहाँ पे ताल्लुक़ ये पाकिस्तान में थे, इससे पहले आपको मुजाहिदीन का ताल्लुक़ पाकिस्तान से मिल चुका, तो अब इनसे पाकिस्तान के रवाबत बड़े गहरे और जो है वो ज़बरदस्त किस्म के हो जाते हैं। चूँकि ये पाकिस्तान की ये भी मदद कर रहे थे और सऊदी अरब भी मदद कर रहा था इन अफ़गान तालिबान की। तो अब ये भी यहाँ पे एक बड़ी हैरानकुन बात आप सुन के ये हैरान होंगे कि पाकिस्तान भी वाहिद पर पहला मुल्क था जिसने अफ़गान गवर्नमेंट को जो है वो माना था। तो यहाँ से एक नए दौर का आगाज़ होता है जो कि 2001 तक, जब तक अमेरिका यहाँ पे नहीं आता तो अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट रहती है। अफ़गान सबसे पहले तो आके जो अपना सिस्टम ठीक करते हैं, शरीयत नाफिज करते हैं, जो अफ़ीम यहाँ पे जो है वो उगाई जा रही थी सदियों से, उसका ख़ात्मा करते हैं। लेकिन एक काम बड़ा ख़राब हो जाता है, वो ये कि अब यहाँ पे लोग बड़े सारे लोग जो है वो तालिब इल्म जो है वो तालिबान और अलकायदा को मिक्स कर देते हैं। हालांकि तालिबान का जो मकसद था वो हसूल इक़्तिदार था, हसूल इक़्तिदार कह सकते हैं या निज़ाम को बेहतर करना कह सकते हैं या अपने मुल्क में एक निज़ाम को लाना कह सकते हैं। लेकिन जो अलकायदा था, अलकायदा जो तंजीम थी वो उसमें ऐमन अल-ज़वाहिरी, उसामा बिन लादेन, उनका एक बड़ा और एजेंडा था। वो इंटरनेशनली जो है वो काम कर रहे थे। तो अब अलकायदा जो कि इंटरनेशनली जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि वो हमलों में मुलव्वस है, अब इल्ज़ाम ये आ गया कि तालिबान जो हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं और तालिबान जो है वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अब अमेरिका जब 9/11 होता है उसके बाद तालिबान को ये कहता है कि भाई ये जो अलकायदा के बंदे हैं ये हमारे हवाले करो, जिनसे अफ़गान तालिबान जो इनकारी हो जाते हैं। फिर एक नई जंग बम एक और फिर एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ तक अब देखिए कि पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ रहा है इनके साथ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है और जो इनके उस्ताद थे वो भी पाकिस्तान, जैसे मौलाना समीउल हक जो कि पिछले कुछ दिनों में आपने खबर सुनी होगी कि वो शहीद हो गए। फिर मौलाना फजलुर रहमान, ये वो बड़े लोग थे जो कि जिनके मदरसों में ये लोग पढ़ रहे थे। तो अब ये लोग जो हैं, ये बड़े बड़े लोग जब अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं तो इस वजह से आते हैं क्योंकि इनके जो है वो बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ रह चुके हैं। तो अब बहरहाल उसके बाद फिर जो कहानी है वो तो आप सबको पता ही है। पाकिस्तान ने फिर दोबारा से जो है वो अमेरिका का साथ देने की बात की और फिर चूँकि अमेरिका तो क्लियरली कह चुका था या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल जब मुशर्रफ जंग में गया तो फिर हालात कुछ ख़राब हुए और फिर इनके साथ कुछ रिलेशंस के साथ ऊंच नीच भी आती रही है, कभी दुरुस्त कभी ख़राब। लेकिन अब किसी ना किसी हद तक, चूँकि वो एक पुराना रिश्ता तो है, तो अब मेरे ख्याल से इस पूरी वीडियो के बाद आपको समझ आ गई होगी कि अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़ क्या है, अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान की मानते क्यों है और इस पीस प्रोसेस पे आगे हो क्या सकता है, इन सब की डिमांड्स क्या हैं, पाकिस्तान का क्या मफाद है, तालिबान का क्या मफाद है, अमेरिका का क्या मफाद है, इस पर बात करेंगे हम अगली वीडियो में। सो व्यूअर्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग अवर वीडियो।